देश और दुनिया भर में महंगे हुए कर्ज और जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलने की वजह से फिक्स डिपॉजिट के ट्रेंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अधिकतर फिक्स डिपॉजिट ऐसी स्कीमों में हो रहा है जिनमें की ब्याज दर 6% से ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अंत तक कुल टर्म डिपॉजिट में 6 से 8% वाले फिक्स डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़ करके 80% हो गई है। इस बीच ब्रोकिंग कंपनी कोटक सिक्योरिटीज़ का मानना है कि अगली 2 तिमाही के दौरान डिपॉजिट दरें पीक पर पहुंच सकती हैं। सर, क्या जो बैंक हैं वो डिपॉजिट के ट्रैप में, डिपॉजिट के जाल में फंस चुके हैं? ये आंकड़ा जो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से आया और बाकी आरबीआई की तरफ से था, हम इस पर लगातार आपको बता रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक और बड़ी दुविधा बनती दिखाई दे रही है। अगर आप जमाकर्ताओं के नज़रिए से देखें तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। भारतीय बैंकिंग जमाकर्ताओं के लिए पिछले 2 दशकों का सबसे अच्छा युग चल रहा है, क्योंकि उन्हें बगैर किसी वजह के और बैंक में अपनी एफडी रखने पर एक बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि अगर इन्फ्लेशन के से ज़्यादा नहीं है तो अभी इन्फ्लेशन की दर के, सरकारी इन्फ्लेशन दर के बराबर है। लेकिन बैंकों के लिए इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति कोई नहीं थी। और वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति कैसे से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम आंकड़ा देखते हैं। बैंकों में इस समय जो 80% एफडी हैं, मियादी जमा है या फिक्स डिपॉजिट हैं, वो अब 6 से 8% के रेंज में पहुंच गए। इसका मतलब ये कि लोगों ने भारतीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने के साथ, बैंकों ने जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसके साथ अपनी पुरानी एफडी भी तोड़कर नई एफडी में कन्वर्ट की हैं, और जहां पर उन्हें बेहतर ब्याज दरें मिल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझना ज़रूरी है वो ये कि इनमें भी 50% एफडी विपुल जी ऐसी हैं जो 7 से 8% में हैं, यानी 8% के रेंज में है। तो दूसरा जो बड़ा हिस्सा एफडी का बैंकों में रखा हुआ है वो 8% में है। तो बैंकों ने पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर जितनी भी नई पूंजी जुटाई है जमाकर्ताओं से, वो बेहद महंगे डिपॉजिट रेस में जाकर फंस गई है, जहां पर बैंक इसमें उलझे हुए हैं। बैंकों को अगर इन एफडी के औसत टर्म या मियाद मान लिया जाए कि 1 से 3 साल की है, तो कम से कम 3 साल तक तो बैंकों को अपने कर्ज की दर ऊंची रखनी ही होगी, तभी वो इस ब्याज की सर्विसिंग कर पाएंगे। अगर बैंक इस हाथ से कर्ज देते हैं और उस हाथ से जमा ले रहे हैं और 8% अगर उनको आपको देना है एफडी पर, तो इन्हें कम से कम 10 से 12% पर कर्ज आगे देना पड़ेगा, तब वो इन एफडीज को मेंटेन रख पाएंगे। कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट ये कहती है कि एफडी की दरें अगले तिमाही में पीक आउट हो जाएंगी। पीक आउट होने का मतलब है कि शायद इसके आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो आ गई हैं अभी, जो जमा है, उनकी सर्विस करनी होगी। अगर आप जमा करता हैं और बैंकों में एफडी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोटक की रिपोर्ट से कोई संकेत लेना चाहते हैं, तो बैंक की एफडी अगर नहीं कराई है तो फिर से और करा लीजिए, क्योंकि ये ऊँची ब्याज दरों का दौर हो सकता है थोड़े समय बाद। अगर बढ़े नहीं, कम नहीं हो, तो बढ़ना बंद हो जाए, ऐसा कोटक का मानना। हालांकि इस बात की संभावना अभी कम दिखाई देती है जी। लेकिन सर, इसका पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? बैंकिंग उद्योग अब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट के ट्रैप में चला गया है। कुछ समय पहले की, करीब 7-8 साल पहले की एक बहस भारत में थी विपुल जी, बहुत जो चर्चा में रहता था, थी कि सरकार को छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें कम करनी चाहिए। जब सरकार छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें कम करेगी तो बैंकों में जमा पर ब्याज दर कम होगी और उससे बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड, जो उनके फंड्स की लागत है, वो कम होगी, जिससे कि वो सस्ता कर्ज आगे दे पाएंगे। यही थ्योरी थी। इसी थ्योरी पर भारत की बैंकिंग में आज से 7-8 साल पहले की बहसें होती थी। अब ये पूरी थ्योरी सरकेबल खड़ी हो गई। बैंकों के पास पूंजी के स्रोत क्या हैं? बैंकों के पास पूंजी के 2 ही स्रोत हैं, या तो वो डिपॉजिटर्स का पैसा लेते हैं या फिर वो बाजार से बॉन्ड से पैसा उठाते हैं, ले जाते हैं। दोनों ही जगह बैंक जो अब कैपिटल जुटा रहे हैं वो बेहद महंगी है। 6 से 8% तो वो आपको एफडी पर, टर्म डिपॉजिट पर दे रहे हैं, और इसके अलावा जब इससे भी काम नहीं चलता तो 81 बॉन्ड लेकर आते हैं, जिस पर वो 8% 9% बाजार को दे रहे हैं। यानी निवेशक जो बैंकों को कर्ज दे रहे हैं, बैंकों के बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो भी 7 से 8% 9% पर दे रहे हैं। तो कुल अगर आप ध्यान से देखें बैंकों की बैलेंस शीट को, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कि बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड एवरेज 7 से 8% हो गई है। और इसके ऊपर अगर आप 2 से 2.5% का स्प्रेड जोड़ लीजिए तो बैंकों की जो MCLR है, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं, वो 9 से 10% के आसपास पहुंच जाती है। अब यहां से रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह होने वाली है कि अगर वो ब्याज दरों में भी कमी करता भी है, तो भी बैंकों को ये जो पैसा उन्होंने जुटाया है, चाहे वो बॉन्ड से लिया हो या एफडी से लिया हो, इस पर तो उन्हें ऊंचा ब्याज लंबे समय तक देना होगा। यानी संकेत ये कि ब्याज दरों में जल्दी कमी की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देती। नहीं तो बैंक एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दुष्चक्र में या मिसमैच में फंस जाएंगे।